तो यूनिट का नाम है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यूनिट का नाम क्या है आपका? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आप जानते हैं क्या, इन 1820, ठीक है 1820 में एक डेनिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम ऑरेस्टेड था। आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो 1820 में, इन 1820, ठीक है, ऑरेस्टेड ऑरेस्टेड ने क्या पाया कि जहां भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, जहां भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, वहां पर अगर नियर बाय मैग्नेटिक कंपास रखा जाए, ठीक है, अगर मान लीजिए ये अगर आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट पास कर रहा है, ठीक है, दिस इज व्हाट आई, और अगर इसके नियर बाय एक मैग्नेटिक कंपास रखा जाए, ठीक है, अगर नियर बाय एक मैग्नेटिक कंपास रखा जाए तो इसमें क्या पाया गया? डिफ्लेक्शन पाया गया। ठीक है, तो अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसके नियर बाय एक मैग्नेटिक कंपास रखा गया, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। निडल आपका हिल रहा है बार बार, ठीक है, कभी इधर जा रहा है, कभी आपका इधर आ रहा है। तो निडल में डिफ्लेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर कोई कंडक्टर में करंट पास कर रहा है तो उसके सराउंडिंग में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। अगर कहीं ना कहीं अगर आपका किसी भी कंडक्टर में करंट पास कर रहा है या फिर ऐसा कंडक्टर हो, तो उसके नियर बाय क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रहा है। क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रहा है। तो वो जो रीजन है, वो जो एरिया है सराउंडिंग द करंट कैरिंग कंडक्टर, वो जो रीजन है, वो जो एरिया है सराउंडिंग द करंट कैरिंग कंडक्टर, दिस एरिया, दिस बाउंड्री, इंटायर बाउंड्री इज कॉल्ड व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह चार्ज है, तो अगर मान लीजिए कहीं प्लस क्यू है, ठीक है, कहीं आपका प्लस क्यू है, मान लीजिए यहाँ पर माइनस क्यू है, या फिर यहाँ पे प्लस क्यू है मान लीजिए, तो अभी यहाँ पर रिपल्शन नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर फिर अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव में। तो अट्रैक्शन या रिपल्शन क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, और कोई नहीं है ना, वही देख रहे थे बीच में। हाँ, तो यहाँ पर रिपल्शन या अट्रैक्शन क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, क्योंकि दिस चार्ज इज आउटसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस चार्ज इज आउटसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बहुत दूर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन से बाहर है। पर अगर वो नजदीक कर दें, क्योंकि इसका रीजन मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ तक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन यहाँ पर है और वो चार्ज बाहर है, तो अगर ये हम चार्ज को अंदर कर दे, जैसे ये प्लस क्यू यहाँ पर आ गया या फिर माइनस क्यू यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा? अब अट्रैक्शन होगा या फिर ये रिपल्शन होगा। तो जब भी आपका दो चार्ज पार्टिकल, ठीक है, विद इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो वहां पर इफेक्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का। उस तरह अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसका भी एक स्पेस होता है पार्टिकुलर रीजन में, ऐसा नहीं कि पूरा लंबा रहेगा, नहीं, एक कुछ एरिया में, कुछ स्पेस में एक रीजन होगा जहां पर ये मैग्नेटिक मटेरियल को, मैग्नेटिक मटेरियल मतलब क्या? लाइक द निकल, कोबाल्ट, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक मटेरियल उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, ठीक है, या दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसको भी अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। तो ये जो रीजन है, द रीजन सराउंडिंग द करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैन एक्सपेरिमेंटेड, ठीक है, दैट रीजन, दैट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। उस एरिया, इस रीजन को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले किसने किया था? ऑरेस्टेड साहब ने, कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है और मैग्नेटिक कंपास है, तो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन पाएगा। अच्छा, उन्होंने फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया। क्या? उन्होंने करंट को इंक्रीज किया, उन्होंने द वैल्यू ऑफ करंट को इंक्रीज किया।
अब जब करंट को उन्होंने इंक्रीज किया तो क्या पाया कि डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक कंपास इंक्रीजेस, डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक कंपास, डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक कंपास इंक्रीजेस, ये बढ़ रहा है। तो करंट बढ़ना मतलब डिफ्लेक्शन बढ़ना, डिफ्लेक्शन बढ़ना मतलब क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उस तरह से अगर आप करंट को कम कर रहे हैं तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, कम, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। तो ये पहला चीज उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि ऑन इंक्रीजिंग द करंट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक कंपास इंक्रीजेस। दूसरा क्या किया कि ये जो डिस्टेंस है लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है आपका लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, मान लीजिए आर है, तो अगर वो आर को इंक्रीज कर रहे हैं मतलब क्या, द डिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक कंपास फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर, द डिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक कंपास फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो क्या पाया गया कि डिफ्लेक्शन डिक्रीज कर रहा है। डिफ्लेक्शन वर्ड डिक्रीज है, डिफ्लेक्शन क्या पाया गया, डिक्रीज हो रहा है। डिफ्लेक्शन का डिक्रीज होना मतलब क्या, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिफ्लेक्शन का डिक्रीज होना मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये दो ऑब्जर्वेशन ऑरेस्टेड साहब ने किया था कि ऑन इंक्रीजिंग द करंट डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो रहा है एंड ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पर मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है ऑरेस्टेड साहब ने नहीं दिया था, जो मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी जो मैथमेटिकल इक्वेशन है ऑरेस्टेड साहब ने नहीं किया था, बल्कि ये जो दो ऑब्जर्वेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये दो ऑब्जर्वेशन किए। पर आखिर क्या रिलेशन होगा कि बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर या आर स्क्वायर या आर क्यूब, उस तरह यहां पर जब बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या रिलेशन होगा कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई या बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो ये पावर का कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, बस ये उन्होंने बताया कि इनवर्सली और डायरेक्टली है कि भाई डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा और करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया। बाकी जो मैथमेटिकल रिलेशन किसने दिया, तो बायोट सवर्ट लॉ ने। ठीक है, बायोट सवर्ट लॉ ने। तो यहां तक अब हम लोगों ने क्या पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, द स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक तो मैग्नेट होता ही है कि अगर मानिए कहीं मैग्नेट है तो इसके चारों तरफ क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन बनेगा जहां पर वो दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट कर सके, जैसे आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, उसको अट्रैक्ट कर सके। और दूसरा डिफिनेशन क्या है कि जहां भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, तो उसके चारों तरफ भी एक एरिया बनेगा, स्पेस बनेगा, और वो भी मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है या दूसरे करंट कैरिंग कंडक्टर को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। इसका डिफिनेशन आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आपने पहला पेज में ये पढ़ा। दूसरा पेज में क्या है कि जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है, वो किसने दिया, तो उनका नाम था बायोट सवर्ट लॉ। ठीक है, बायोट सवर्ट लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है और इन्होंने मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया। तो साइंटिस्ट का नाम है ठीक है, बायोट सवर्ट लॉ। ठीक है, तो ये बायोट सवर्ट लॉ क्या है, देखिए उन्होंने क्या बताया कि अगर मान लीजिए कहीं करंट कैरिंग कंडक्टर, मान लीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर आई, ठीक है, तो इसका कुछ लेंथ भी होगा। क्या होगा, लेंथ, टोटल लेंथ। टोटल लेंथ मान लीजिए आपका, करंट को पहले यहां से हटाते हैं। ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ कंडक्टर है एल, और जो करंट जा रहा है दैट इज व्हाट आई, दैट इज व्हाट आई। अब देखिए मान लीजिए आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है,
ये आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, वेयर वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। ये एक पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, कि भाई इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, किसी मैग्नेटिक फील्ड पर, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो पी आपका पॉइंट है। लाइन ज्वाइनिंग द डिस्टेंस, ठीक है, तो यहाँ जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट आर फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर। और मान लीजिए ये जो आपका ये डिस्टेंस आर है, तो एक डायरेक्शन वेक्टर भी होगा। क्या होगा? डायरेक्शन वेक्टर। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर कैप। अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। जिस तरह आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव में टर्मिनेट होगा। उस तरह हमेशा याद रखना है कि उस तरह मैग्नेटिक फील्ड भी नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ में टर्मिनेट होगा। क्या होगा बताएंगे आगे अभी। तो अगर मान लीजिए पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है, ठीक है, तो इस तरह आपको पता है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? बाहर निकलता है पॉजिटिव से, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? नॉर्मली आउटवर्ड आएगा और नेगेटिव में क्या होगा? टर्मिनेट करेगा। नेगेटिव में क्या होगा? टर्मिनेट। उस तरह अगर ये नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल से भी बाहर निकलता है नॉर्मली, बिल्कुल नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। और अगर ये साउथ पोल है तो यहाँ पे क्या होगा? टर्मिनेट करेगा। क्या करेगा? टर्मिनेट। तो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन है इस पर। तो अब देखिए, सबसे पहले हम पूरे पूरे लेंथ के कारण नहीं निकालते हैं, हम क्या करते हैं? एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? स्मॉल एलिमेंट, हम जिसको बोल रहे हैं डीएल। स्मॉल एलिमेंट के कारण इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब देखिए, आपका मैग्नेटिक फील्ड में एंगल पर भी आएगा, तो करंट कैरिंग कंडक्टर और ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर कितना एंगल है, तो वो भी हमको लेना पड़ेगा। अगर मेरा ये एलिमेंट है और एंगल कितना है, तो एंगल मेरा थीटा है। क्या है? थीटा। तो यहां पाया गया क्या? तो अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ, सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो अगर स्मॉल एलिमेंट में जो करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो ये चीज ऑरस्टेड साहब ने बताया था कि भाई अगर करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बढ़ेगा। अगर करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बढ़ेगा, डिफ्लेक्शन बढ़ेगा। वही चीज यहां भी है। डीबी मतलब क्या? ड्यू टू स्मॉल लेंथ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? स्मॉल रहेगा। अगर पूरा लेंथ लेंगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? पूरा आएगा। बट अभी हम लोग स्मॉल एलिमेंटल लेंथ के कारण यहाँ पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी। हमेशा याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी। हमेशा याद रखना आपको, जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी। तो यहाँ पे डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आएगा। ठीक है, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। नोट्स मत बनाइए, शॉर्ट में कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, बाकी पूरा नोट्स हम भेजेंगे आपको। ठीक है, तो डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। फिर क्या पाया गया कि डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितना लेंथ बड़ा रहेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहेगा। कैसे? समझिए, मान लीजिए कंडक्टर यहाँ पर है, वही इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? इतना होगा। जितना लेंथ है इसके चारों तरफ, क्या होगा? चारों तरफ। पर अगर आपका कंडक्टर इतना ये है, तो इसका एरिया क्या होगा? ज्यादा बड़ा होगा। मतलब ज्यादा दूर तक मैग्नेटिक इफेक्ट ये डाल सकता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होगा? ज्यादा दूर तक रहेगा। तो अगर लेंथ बड़ा कंडक्टर का, करंट कैरिंग कंडक्टर का साइज लेंथ बड़ा है, तो उसका चारों तरफ इफेक्ट क्या होगा? करंट के द्वारा ज्यादा होगा। और अगर लेंथ छोटा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो एरिया है सराउंडिंग, जो इफेक्ट होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का, वो क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो दूसरा फैक्टर ये। तीसरा फैक्टर कि मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, साइन थीटा।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्टेट साहब ने कुछ नहीं बताया, बट द मैग्नेटिक फील्ड between the current carrying conductor and the observation point also depends upon the sign of theta। जो एलिमेंट है और ये जो ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस है इसके बीच का एंगल, ये जो आपका डिस्टेंस है ये, और ये जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर का लेंथ है, उसके बीच का एंगल थीटा। एंड लास्ट ऑरिस्टेड साहब बायोट सावर्ट ने बताया, अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ, कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मतलब क्या, आप जितना दूर जाएंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, और जितना मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट नजदीक आएगा उतना करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण इफेक्ट ज्यादा होगा। तो ऑरेस्टेड ने भी बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, पर उन्होंने इक्वेशन नहीं बताया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब देखिए, ये जहां भी आपको पता है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है, उसे हम लोग वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में हमने बताया था, उसे हम लोग कंजर्वेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव। तो आपको याद रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जिस तरह आपका लाइक, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, सिमिलरली magnetic field is also is also follow is follow follows inverse square law, and hence called conservative in nature। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दे रहे हैं यहाँ पे याद करने के लिए, तो इंपॉर्टेंट तो है ही है, आपको बताए भी हैं। ठीक है, जब वर्क एनर्जी पावर बताए थे तो हम बताए थे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव वर्क। अगर आपको याद है तो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नीट के लिए, जेई के लिए। तो कंजर्वेटिव क्या होता है? वैसे फोर्सेस, ठीक है, जो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, तो जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। कूलम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, तो एफ इज इक्वल टू आपको पता है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस हो गया। एफ इज इक्वल टू क्या होगा? के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ये भी क्या आपका कंजर्वेटिव फोर्स। उस तरह मैग्नेटिक फोर्स भी अभी क्या आएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो ये तीनों फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस और कूलम फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, और इनके कारण वर्क जो होगा वो कंजर्वेटिव वर्क। तो कंजर्वेटिव वर्क का पहचान क्या है? कि कंजर्वेटिव वर्क के कारण जो क्लोज्ड पाथ में वर्क होगा वो क्या होगा? जीरो। यही इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्लोज्ड पाथ में वर्क क्या होगा? जीरो, ड्यू टू द कंजर्वेटिव वर्क, ड्यू टू द कंजर्वेटिव वर्क। ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट यहाँ पे रिवीजन करा दिए। ठीक है, कि ये भी आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। वापस आते हैं, तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर करंट जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना इसका इफेक्ट बढ़ेगा इस पॉइंट पर, लेंथ बढ़ेगा इसका इफेक्ट बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। साइन थीटा पर डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। कंबाइनिंग ऑल दिस फोर इक्वेशन, ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे? तो डीबी, और यहाँ पर
प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है, आपको बचपन से पता है। जैसे यहाँ पर f इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 एंड f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो जब कंबाइन किए और ये हटाएं तब वहां पर एक कांस्टेंट आया कैपिटल जी। ठीक है, तो इस तरह यहाँ भी एक कांस्टेंट आएगा जिसे बोलते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। और इक्वेशन क्या होगा, तो आई डी एल साइन थीटा और अपॉन आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इनवर्सली है, ये नीचे आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आएगा आपका, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका था स्मॉल के कारण, क्या आएगा, स्मॉल के कारण। अगर टोटल निकालेंगे तो यहाँ पे डीएल की जगह क्या आ जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा, टोटल लेंथ। ठीक है, मतलब क्या, टोटल अगर मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहें तो बी इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई टोटल लेंथ मान लीजिए जो भी है एल। ठीक है, और ये साइन थीटा और अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा उस पॉइंट पर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर ये स्केलर फॉर्म में लिखे हैं, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर आप डायरेक्शन फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या आएगा, तो डायरेक्शन फॉर्म में यहाँ पर, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे यूनिट, क्योंकि कोई भी वेक्टर मतलब क्या, कोई भी वेक्टर मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन वेक्टर, यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ तो ये मैग्नीट्यूड है, जब बी वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, बी वेक्टर के फॉर्म में, तो यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर मैग्नीट्यूड आएगा और एक यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, डायरेक्शन वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं अच्छे से। ठीक है, तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो बी वेक्टर इज इक्वल टू, इसका जो मैग्नीट्यूड आपने लिखा इक्वेशन में, और एक डायरेक्शन वेक्टर देना होगा जिसको हम बोल रहे हैं आर कैप, जिसको क्या बोलेंगे, आर कैप। तो यहाँ पर बी, तो बी का ये पूरा फॉर्मूला है, क्या है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन वेक्टर आर। अब देखिए आपको पता है कोई भी यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ठीक है, आपको पता है कि आर कैप यहां से क्या लिखेंगे, वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, जैसे कोई भी यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पे जब आर कैप को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आर अपॉन आर क्यूब आ जाएगा, आर अपॉन आर क्यूब आ जाएगा। समझिए यहाँ पे आर अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा, आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, आर अपॉन आर क्यूब। अब देखिए यहाँ पे वेक्टर है आर, अभी जब साइन थीटा हटाएंगे, तो जब साइन थीटा हटेगा तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आएगा। ठीक है, क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आएगा, हमेशा याद रखिएगा। अगर यहाँ पे कॉस थीटा होता तो क्या आता, डॉट मल्टीप्लीकेशन, पर यहाँ पर क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो आई तो स्केलर है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, ये डीबी ही लिख रहे हैं आप, क्या लिख रहे हैं, डीबी, क्या लिख रहे हैं आप, डीबी, डीबी के फॉर्म में लिख रहे हैं आप। क्यों, क्योंकि आप आईडीएल लिए हैं, क्या लिए हैं, आईडीएल लिए हैं। तो डीबी को वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो डीबी का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन वेक्टर, तो यहाँ पे डीबी को अगर वेक्टर फॉर्म में, एक्चुअल वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, वी नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, आई बाहर जाएगा, स्केलर है। अब यहाँ डीएल साइन थीटा और ये है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डीएल क्रॉस, क्योंकि डीएल भी क्या वेक्टर है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। लेंथ या इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट,
तो डीएल क्रॉस आर वेक्टर आएगा और यहां पर क्या आएगा, आर क्यूब आएगा। यही वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, और ये बोर्ड में आता भी है एक नंबर में लिखने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना आप, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई स्केलर है, ये भी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या आएगा, डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये वेक्टर फॉर्म है। अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, वेक्टर फॉर्म है, बी नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीबी। तो हर जगह पहले स्मॉल एलिमेंट का निकालना है और टोटल मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट, ठीक है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, ठीक है, तो ये जो म्यू नॉट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो म्यू नॉट को हम लोग जिस तरह यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के इज इक्वल टू, आपको पता है के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो म्यू नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, परमियाबिलिटी। तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है क्या है ये, ठीक है। तो बायोट सवर्ट लॉ क्या है, तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन दिया किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, अगर करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो ये ऑरस्टेड साहब ने बताया भैया, लेंथ बढ़ेगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, जो चारों तरफ रीजन है वो बढ़ेगा लेंथ बढ़ने से, सही है। डीबीज वर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा ऑल्सो, ठीक है। डीबीज वर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, साइन थीटा पर भी डिपेंड करता है जो ऑरस्टेड साहब ने नहीं बताया था। एंड डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। कि अगर आपका डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, पर कैसे, तो इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, जब कंबाइन करेंगे तो कांस्टेंट आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो म्यू नॉट अपॉन जो कांस्टेंट है, जिस तरह आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम्स कांस्टेंट, तो इसका पूरा वैल्यू होता है, क्या होता है, 9 × 10⁹ और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आप पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट का, तो ये वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर⁻²। ये वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट का, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। तो उस तरह यहाँ जो कांस्टेंट है उसका भी वैल्यू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू क्या होता है, तो जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू आपको याद रखना है, और ये एक्सपेरिमेंटल है, ऐसा नहीं कि इसका कोई डेरिवेशन है। जो साइंटिस्ट ने जब आपका पूरा बायोट सावर्ट ने जो पूरा मैथमेटिकल इक्वेशन दिया, तो वहीं से ये आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आया कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू क्या होगा, तो 10⁻7, 10⁻7 यूनिट क्या होगा, तो यूनिट होता है टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। क्या होता है, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। कैसे आया, तो यहाँ देखिए हर कुछ का रीजन है। आपने देखा क्या कि B इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो B का यूनिट होता है टेस्ला, क्या होता है, टेस्ला। टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह चार्ज का होता है कूलम, जिस तरह फोर्स का होता है न्यूटन, जिस तरह टाइम का होता है सेकंड, जिस तरह मास का होता है किलोग्राम केजी, उस तरह मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है टेस्ला, ठीक है। तो ये भी याद रखना आपको कि जो मैग्नेटिक फील्ड का
एसआई यूनिट टेस्ला होता है, कैपिटल टी। और जो सीजीएस यूनिट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं वेबर। क्या बोलेंगे? वेबर, डब्ल्यू बी। और पूरा नाम होता है वेबर। पूरा ही नाम लिख दे रहे ताकि आपको याद रहे, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो डिनोट करते हैं इसको कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल बी, वेबर। ठीक है। तो यहां से क्या आएगा यूनिट? ये पूरे कांस्टेंट का जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, इसका कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा? तो ये बी इंटू आर स्क्वायर अपॉन आइडियल। अपॉन में क्या आएगा आपका? आइडियल। साइन थीटा कोई यूनिट नहीं होता, आपको पता है, रेडियन। तो रेडियन या स्टेडियन क्या होता है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यूनिट होता है रेडियन और स्टेडियन, पर डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है, तो आप यहाँ क्या करेंगे? आर इसको यहाँ डिवाइड में था, इधर गया तो क्या होगा? मल्टीप्लाई में। और यहाँ पर जो आइडियल है, यहाँ पर क्या आएगा? डिवाइड में। ये कांस्टेंट का वैल्यू यूनिट। तो यहाँ पे क्या आएगा? देखिए, आर स्क्वायर है और यहाँ पे डीएल लेंथ है। यहाँ पर टेस्ला मीटर स्क्वायर, करंट मतलब क्या? एम्पियर। और यहाँ लेंथ मतलब क्या? मीटर। तो क्या आएगा आपका? टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। क्या आएगा? टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ये वैल्यू है। और सिर्फ अगर म्यू नॉट का वैल्यू लिखेंगे तो लिखेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ठीक है। टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, तो ये आपका एसआई यूनिट है। क्या है ये? एसआई यूनिट। समझे? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये सीजीएस यूनिट वेबर नहीं होता, मैक्सवेल होता है। क्या होता है ये? मैक्सवेल। ठीक है। करंट जो मैग्नेटिक फील्ड का सीजीएस यूनिट होता है वो मैक्सवेल होता है। ठीक है। तो यहाँ पर सही कर लेंगे। यहाँ पे वेबर क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट होता है, फ्लक्स का। तो यहाँ पर जो सीजीएस यूनिट है, तो एसआई में बोलते हैं टेस्ला। ठीक है। एसआई में क्या होगा? टेस्ला। और सीजीएस में इसको बोलेंगे गॉस। ठीक है। क्या बोलते हैं? गॉस। गॉस मतलब क्या? कैपिटल जी। मैग्नेटिक फील्ड को एसआई यूनिट में क्या बोलेंगे? टेस्ला। ठीक है। क्या बोलेंगे? टेस्ला। और सीजीएस में क्या बोलते हैं? गॉस, कैपिटल जी। क्या बोलते हैं? जो वेबर है वो क्या होता है? फ्लक्स का यूनिट। फाई इज इक्वल टू बी इंटू एरिया। आगे पढ़ेंगे आप। तो जो फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर होता है। जो आपका फ्लक्स का यूनिट होता है वो वेबर होता है। और फ्लक्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है? मैक्सवेल। क्या होता है? मैक्सवेल। तो ये बताएंगे आपको जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाएंगे, तो बताएंगे कि फ्लक्स का एसआई यूनिट वेबर है और फ्लक्स का सीजीएस है मैक्सवेल। पर मैग्नेटिक फील्ड का एसआई टेस्ला है और सीजीएस है गॉस। अच्छा, इनके बीच का रिलेशन भी होता है, वो भी जान लीजिए कि वन टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस। अगर कोई आपसे पूछे, ऐसे तो ये कुछ काम का है नहीं, पर आपको याद रखना है, जिस तरह आप सब जानते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻⁵ डाइन, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। तो इस तरह ये भी रिलेशन है कि जो एसआई और सीजीएस में क्या रिलेशन है, तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। ठीक है, 10⁴ गॉस। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये था वैल्यू किसका? म्यू नॉट का और आपका ये। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन कर रहे हैं हम कि बायोट सवर्ट ने, ऑरेस्टन ने बताया कि ठीक है भाई, कि अगर मान लीजिए मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, और यहां पर कहीं आपका करंट पास कर रहा है,
तो ये भी सब करंट कैरिंग कंडक्टर बना रहे हैं। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ऑरेस्टन ने बताया कि भाई जब एक मैग्नेटिक कंपास रखा जाएगा करंट कैरिंग कंडक्टर के पास, तो वहां पर डिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा? डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये पाएगा डिफ्लेक्शन होगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि आखिर ऑरेस्टेड साहब ने अपना मैग्नेटिक कंपास जो एक्सपेरिमेंट के वक्त कहाँ रखा था? क्योंकि देखिए, जो उन्होंने मैग्नेटिक कंपास रखा तो वो ऑब्जर्वेशन क्या है उनका कि देयर इज अ डिफ्लेक्शन व्हेन देयर इज अ मैग्नेटिक कंपास प्लेस्ड नियर बाय द मैग्नेटिक करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जहां भी करंट कैरिंग कंडक्टर है और अगर आप नियर बाय मैग्नेटिक कंपास रख रहे हैं, तो ही फाउंड दैट देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक नीडल। इसका मतलब क्या हुआ? प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, वहां पर प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो आखिर ऑरेस्टेड ने मैग्नेटिक कंपास को कहां पे रखा था? बिल्कुल सामने या बिल्कुल पीछे या कुछ एंगल पे या 90 डिग्री में, कुछ भी। तो आखिर उन्होंने मैग्नेटिक कंपास को कहां पर रखा था? ठीक है, मैग्नेटिक कंपास को उन्होंने कहां पर रखा था, बताइए। ठीक है, देखिए अगर यहां पर मान लीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्या ये यहां से करंट पास कर रहा है, करंट आपका जा रहा है, और बिल्कुल मैग्नेटिक कंपास यहाँ सामने है, तो इसका एंगल क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 0 डिग्री। और थीटा किसके बीच देखना आपको? ठीक है, थीटा किसके बीच देखना है? जो मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और जो मेरा ये है लेंथ। क्योंकि एंगल किसके बीच बनाया? आपका फॉर्मूला क्या है? तो डीएल क्रॉस और ये आर। जब ये हटेगा तब क्या आएगा? आर डीएल साइन थीटा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आपको वेक्टर किसके बीच देखना है? जो आईडीएल वाला पार्ट था, आईडीएल क्रॉस आर। तो जो करंट का एलिमेंट है, ठीक है, ओरिएंटेशन और जो डिस्टेंस है ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अब देखिए, जो लाइन ज्वाइनिंग द डिस्टेंस लेंगे, अगर आर वेक्टर लेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन लेंगे कि मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है मेरा, तो इसके सेंटर से लेकर ये जो भी आपका डिस्टेंस आर है, और करंट जो एलिमेंट है जहां से करंट पास कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन भी क्या इधर है? जो करंट जिस एलिमेंट में पास कर रहा है उसका डायरेक्शन क्या ये है। ठीक है, तो जो मेरा डीएल रहेगा, डीएल का डायरेक्शन भी क्या होगा? इधर होगा। आईडीएल मतलब जो एलिमेंट में करंट पास कर रहा है वो भी इधर जा रहा है, और मैग्नेटिक कंपास बिल्कुल सामने है। तो जब थीटा 0 मतलब क्या? साइन 0 होगा। और मेरा फॉर्मूला क्या है? बी इज इक्वल टू व्हाट? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो जब साइन 0, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0। तो अगर आप कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर के बिल्कुल सामने मैग्नेटिक कंपास रख रहे हैं, तो वहां पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। वहां पर कोई भी डिफ्लेक्शन आपका नहीं होगा। अगर आप यहां पर रख रहे हैं, तो करंट मान लीजिए यहां से करंट जा रहा है इधर, ये करंट का डायरेक्शन। ठीक है, आई। तो यहाँ पे जो आई डीएल है वो इधर है। ठीक है, डीएल मतलब क्या? हमेशा जो लेंथ का एलिमेंट लेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट लेंगे हमेशा। आइडियल जो भी आप एलिमेंट लेंगे दैट इज व्हाट? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब डीएल मेरा यहाँ पर है लेंथ का, जो लेंथ का डायरेक्शन वेक्टर लेंगे अलोंग द करंट। पर जो मेरा आर है फ्रॉम द सेंटर, जो आर वेक्टर बनेगा लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर, तो आर इधर आ रहा है। तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? पाई। एंगल क्या होगा? पाई। साइन पाई का वैल्यू क्या होता है? 0।
तो 0 into समथिंग क्या आएगा, 0। यहां भी कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो अगर आप ऐसा बोलते हैं कि नहीं भाई हम जहां भी मैग्नेटिक कंपास रखेंगे, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू करंट कैरिंग कंडक्टर, तो वहां पे डिफ्लेक्शन हो, तो ये जरूरी नहीं। तो हमेशा याद रखना कि ऑरेस्टेड साहब ने जरूर मैग्नेटिक कंपास को बिल्कुल सामने या बिल्कुल पीछे नहीं रखा होगा, तभी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ तो 0 होता और उनके एक्सपेरिमेंट में डिफ्लेक्शन आया था। तो इसका मतलब क्या, उनका मैग्नेटिक कंपास यहाँ पर एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। ये मान लीजिए करंट जा रहा है आपका, तो आइडियल का डायरेक्शन ये और ये आर का डायरेक्शन ये है मेरा। तो यहाँ पे थीटा इजिकल टू क्या होगा, 90 डिग्री। थीटा इजिकल टू क्या होगा, 90 डिग्री। तो जब मेरा थीटा मतलब आइडियल के बीच जो लेंथ विच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करेंट, और जो मेरा डिस्टेंस है ऑब्जर्वेशन पॉइंट का, मतलब मैग्नेटिक कंपास का, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास पे हमको एक्सपेरिमेंट करना कि कितना इफेक्ट हो रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल आएगा साइन थीटा 90 डिग्री, तो साइन 90 मतलब क्या, 1। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 1। साइन 91 मतलब क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, मैक्सिमम। क्या आएगा, मैक्सिमम। इसका मतलब क्या, जो मैक्स ये जरूरी नहीं, अगर ये स्टेटमेंट है कि जहां भी आप मैग्नेटिक कंपास रखिए वहां डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, मतलब होगा, तो ये जरूरी नहीं है। क्यों, इफ द मैग्नेटिक कंपास इज जस्ट प्लेस्ड इन फ्रंट और जस्ट बैक ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, then there is no deflection, there is no deflection in the magnetic compass, there is no presence of magnetic field। वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। हाँ, जहां भी थीटा में होगा, जैसे ये करंट है, ये करंट का डायरेक्शन, यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास है, यहाँ पे मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है, यहाँ पे है। तो जहां भी कुछ एंगल बन रहा है, जहां भी कुछ एंगल बनेगा, ठीक है, तो जहां भी आपका एंगल बनेगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। पर मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, डीबी, तो डीबी इज इक्वल टू आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, डीबी इज इक्वल टू क्या था, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और वेक्टर फॉर्म में जब देखे थे हम लोगों ने, तो वेक्टर फॉर्म में क्या था, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, डीएल वेक्टर मतलब, और यहां पर क्या आएगा आपका, एक डायरेक्शन वेक्टर भी आएगा। क्या आएगा, डायरेक्शन वेक्टर भी, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे थे तो यहाँ पे क्या आएगा, डायरेक्शन वेक्टर। पर कोई भी यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, कोई भी डायरेक्शन वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कोई भी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन वेक्टर, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए। जब इसको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आर वेक्टर अपॉन आर, मतलब आर क्यूब हो जाएगा। और जब ये आर आया और यहाँ पे डीएल है, तो यहाँ साइन थीटा को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आइडियल क्रॉस आर, आइडियल क्रॉस आर। ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में। और अगर ऐसा ही लिखना है तो ये भी आ सकता है। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए, आइडियल क्रॉस आर और अपॉन क्या आएगा, आर क्यूब। तो ये वेक्टर फॉर्म ने हम नोट देखे थे, क्योंकि साइन थीटा जहां भी हटेगा वहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता, जहां भी साइन थीटा हटेगा वहां पर क्या था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड। अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो बी नेट इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी। अब देखिए, जो एंट्रेंस में खास करके आता है, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस लिंक रहेंगे, तो क्या रहेगा वो देखिए आप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप एट द सेंटर, ये आपका टॉपिक है। आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड
at the center of a सर्कुलर लूप मतलब क्या, करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरिंग कॉइल है. So the magnetic field at the center of a circular current carrying coil, circular loop. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप. तो कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान से देखिए यहां पर. तो अगर आपका एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, जिसमें करंट मूव कर रहा है, जिसमें करंट मूव कर रहा है, मान लीजिए आपका यहाँ पे ऐसा लूप, ये करंट जा रहा है और यहाँ से थोड़ा कट है, यहाँ से करंट जाएगा. तो करंट जाने के लिए जगह रहना है ना. एक सर्कुलर कॉइल है और यहाँ से आप बैटरी लगाए या जो भी यहाँ से करंट का सोर्स दे रहे, तो ये करंट जा रहा आई, ठीक है, यहाँ से करंट जा रहा आई. और यहाँ पर कोई भी सोर्स है, चाहे वो आपका बैटरी है या आपका कोई भी सोर्स. आपको निकालना व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर लूप. ठीक है, ये सर्कल है, डिस्क है, डिस्क नहीं है, ये सर्कल है, मतलब अंदर खाली है पूरा. रेडियस मान लीजिए ए, क्या मान लीजिए, रेडियस आपका ए. ठीक है, रेडियस आपका ए. अब देखिए, जब यहाँ करंट जाएगा तो सबसे पहले हम स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं कि स्मॉल एलिमेंट के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा. तो हमने जो स्मॉल एलिमेंट लिया वो लिया डीएल. क्या लिया, डीएल. तो जब करंट यहाँ जाएगा तो करंट का भी डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा. करंट का डायरेक्शन ये होगा. तो आपको पता है कि डीएल और आर के बीच, देखिए डीएल और आर, आर मेरा ये है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यही तो आर है. वहां पर आर क्या था आपका, कि करंट कैरिंग कंडक्टर ये है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी मेरा यहां पर है. तो करंट कैरिंग कंडक्टर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस को हम लोगों ने क्या बोला था, आर. तो यहाँ भी मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है, सेंटर है, कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. तो यहां से यहाँ ये मेरा आर है, ए मतलब क्या, रेडियस, यही मेरा डिस्टेंस है, लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जर्वेशन पॉइंट टू द एलिमेंट, करंट कैरिंग एलिमेंट. तो यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री. अब जहां भी स्मॉल एलिमेंट लेंगे वहां से क्या हो रहा है, जो करंट वाला एलिमेंट है जहां डीएल है, स्मॉल एलिमेंट जहां करंट पास कर रहा है, तो वहां पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट के डिस्टेंस के साथ, ऑब्जर्वेशन पॉइंट के डिस्टेंस के साथ एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री. तो जब 90 डिग्री बनेगा तो यहां पर जब लिखेंगे आइडियल साइन 90, तो साइन 90 क्या होता है, 1. जब यहां लिखेंगे साइन 90 तो साइन 90 क्या होगा, 1. साइन 90 क्या होगा, 1. क्योंकि कहीं भी आप एलिमेंट लीजिए, आप किसी पॉइंट पर भी एलिमेंट लेंगे, यहां पर भी एलिमेंट लेंगे, तो ये और ये के बीच का एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री. अगर स्मॉल एलिमेंट है, आप यहां पर लिए तो ये भी एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री. ये भी एंगल क्या आएगा, 90 डिग्री. तो यहाँ पे साइन थीटा, साइन 90 हो गया, और साइन 90 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा. तो कोई को भी रिप्लेस कर दीजिए आप. ठीक है, तो डीबी इज इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है, तो डीबी इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल और अपॉन ए स्क्वायर.
ठीक है, यहाँ आर स्क्वायर की जगह क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, और साइन 90 क्या हो गया 1, वेक्टर फॉर्म में भी लिखेंगे तो आइडियल क्रॉस आर, तो यहाँ साइन 90 तो साइन 90 1 हो गया, तो आर और ये आर क्यूब, आर और ये आर क्यूब कटेगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर। जो अपना बेसिक फार्मूला है वो आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो साइन 90 1 हो गया। अब देखिए, दिस इज द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। आपको पूरा हर एक एलिमेंट के कारण निकालना है कि यहाँ पर मान लीजिए अगर करंट एलिमेंट है तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ का एलिमेंट है तो वो भी क्या होगा, ठीक है, हर जगह 90 डिग्री बनेगा, तो इसका भी आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो हमको क्या करना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट सेंटर। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना बी नेट, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी, जो भी स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आया उसके क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, एडिशन करेंगे, समेशन करेंगे। यहां पर क्या होगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आई ए स्क्वायर। अब देखिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या आपका कांस्टेंट है, कल बताए थे हम, जिस तरह आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी, कि आपने पढ़ा कि भैया एफ इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, और एफ इज व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। जब कंबाइन किया तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आया था कैपिटल जी, और इसको वो ने क्या, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, उस तरह ये भी एक कांस्टेंट है कि जब बायोट सबट ने इक्वेशन बनाया तो ये एक्सपेरिमेंटल फाउंड आपका कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का वैल्यू हम बताए थे 10 का पावर -7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। तो ये तो कांस्टेंट है, ये फिक्स वैल्यू है। तो यहां से क्या होगा, बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होगा, बाहर चला गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या हो गया, बाहर चला गया। अब देखिए आई भी क्या है, कांस्टेंट है, जो करंट यहां गया वही करंट यहां पर भी है, वही करंट यहां पर भी है, वही करंट यहां पर भी है। करंट क्या है, कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए। ए स्क्वायर, आप कोई भी एलिमेंट लीजिए, यहां से यहां का एलिमेंट का डिस्टेंस, वो भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट और करंट एलिमेंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ए होगा। अगर कोई एलिमेंट यहां पर लेता है तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, ए होगा, ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ पर ए स्क्वायर भी क्या होगा, कांस्टेंट बाहर गया, और इंटीग्रेशन क्या बचेगा, डीवी का, अरे सॉरी डीएल का, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, बाकी सारा कांस्टेंट है, बाहर गया। अब देखिए डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, जब स्मॉल स्मॉल लेंथ को ऐड करेंगे, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट को जब ऐड करेंगे, तो ये पूरा सर्कुलर का जो लूप है, जो सर्कुलर कॉइल है, वो पूरा लेंथ आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। तो पूरा लेंथ डिस्टेंस मतलब क्या, सरकमफेरेंस, क्या होता है, सरकमफेरेंस। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर, और इसको हम लोग बोलते हैं 2 पाई आर, आर मतलब क्या, ए, 2 पाई आर मतलब क्या, 2 पाई ए। तो यहां से ए और ए गेट्स कैंसल्ड, so the net total magnetic field at the center of circular coil, ठीक है, is equal to mu naught upon 4 pi 2 pi I upon, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, mu naught upon 4 pi 2 pi I upon a, mu naught upon 4 pi 2 pi I upon a, mu naught upon 4 pi 2 pi I upon a. So this is the very important relation which gives the magnetic field at the center of loop, center of circular coil, center of circular coil, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए,
एक चीज और देखिए क्या, ठीक है, एक चीज क्या देखिए कि अगर दो सर्कुलर लूप, दो सर्कुलर लूप कैसा है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है, दो सर्कुलर लूप है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ठीक है, जिनका सेंटर क्या है, सेम है, जिनका सेंटर क्या है आपका, सेम। ठीक है, जिनका सेंटर सेम है। अब यहां से एक का रेडियस दिया A1, ठीक है, एक का रेडियस क्या दिया आपका A1, ये रेडियस आपका A1 है, और ये वाला जो रेडियस है आपका A2 है, ठीक है, ये रेडियस मेरा A1 है और ये जो रेडियस है आपका A2। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉन्सेंट्रिक कॉइल, ठीक है, अगर आपका डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर करंट का डायरेक्शन सेम है, मान लीजिए यहाँ पे करंट का डायरेक्शन है यहाँ I1, और यहाँ पर क्या आपका I2, तो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पहले इसके इसके द्वारा क्या होगा, तो अभी आपने फॉर्मूला देखा कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I, तो 2 पाई I2 अपॉन A1 आएगा, ठीक है, यहाँ पर I1 कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर A1 है ना, और यहाँ पर I2 कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 पाई I1 अपॉन A1, और इस बड़े वाले जो सर्कुलर लूप है जिसमें करंट मूव कर रहा है, तो जहां भी करंट वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, ऑरेस्टन ने भी बताया भाई, ठीक है, तो ये अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I2 अपॉन A2। अब देखिए दोनों का डायरेक्शन यहाँ पर सेम होगा तो क्या होगा, ऐड होगा, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई, और ये क्या होगा I1 अपॉन A1, और प्लस I2 अपॉन A2। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। एंड इन केस अगर आपका करंट का वैल्यू भी सेम दिया है, डायरेक्शन के साथ साथ करंट का वैल्यू सेम दिया है, ठीक है, in both the concentric coil the direction is same and same current is circulating, same current is flowing in both the concentric circular coil, circular loop, so the net magnetic field is given as mu naught upon 4 pi, ठीक है, 2 pi I, यहाँ पर I भी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन A1 प्लस 1 अपॉन A2, 1 upon A1 plus 1 upon A2. So this is the net magnetic field at the center of circular coil, circular loop. तो अगर कोई करंट कैरिंग लूप है, कॉइल है, तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा। अगर डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन आपका अपोजिट दिया हुआ है, ठीक है, और यहां से आपका तो अगर आपका ये A1 है और ये A2 है, यहाँ करंट का डायरेक्शन मान लीजिए एक I1 इधर है तो एक I2 इधर है, दोनों अपोजिट टू ईच अदर, दोनों अपोजिट टू ईच अदर। तो देखिए ये जो करंट है, ठीक है, और ये क्या आपका, इसका रेडियस कम, तो इसका इफेक्ट क्या होगा ज्यादा,
ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन आपको I1 और I2 सेम लेना पड़ेगा। क्यों? इसलिए सेम लेना पड़ेगा कि करंट, मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, द इंटेंसिटी, द वैल्यू ऑफ करंट। तो आपको बड़ा छोटा कैसे पता चलेगा? एक तो देखिए ये A1 है, सही है, ये वाला लूप आपका रेडियस जब कम है तो B इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो ये वाला लूप का इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा, और ये वाले लूप का इफेक्ट क्या होगा, थोड़ा कम होगा। पर I1 और I2 पर भी डिपेंड कर रहा है कि अगर I2 का वैल्यू ज्यादा होगा और I1 कम है तो भी फिर इसका इफेक्ट फिर डोमिनेट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम कि I1 और I2 का वैल्यू सेम है, क्योंकि I1 और I2 तो कौन से आप माइनस करेंगे, बात ये है। ठीक है, बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा, ये बात है। तो जब यहाँ पर I1 और I2 का वैल्यू बराबर है I, और डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो यहाँ पर क्या आएगा, B इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I। और बड़ा कौन होगा, तो ये वाला, क्योंकि जब दोनों में बराबर है मतलब क्या, रेडियस, सिर्फ रेडियस चेक करना है, डिस्टेंस चेक करना है। तो ये वाला डिस्टेंस क्या है, छोटा। तो ये वाले लूप के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर। और ये आपका आउटर जो रिंग है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा कम हो। तो यहाँ पे 1/A1 माइनस 1/A2, 1/A1 minus 1/A2। So if the direction of current is in opposite direction, ठीक है, अगर करंट का डायरेक्शन आपका अपोजिट है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, और जहां भी करंट का डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पर दोनों क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, क्योंकि इस पर बहुत सारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते करते हम लोग को 1-2 दिन हो जाएगा सिर्फ इसी फॉर्मूला पर, इतना इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए सर्कुलर लूप का, देखिए यहाँ पर अभी आपने फॉर्मूला क्या देखा कि B इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2 पाई I अपॉन A एट द सेंटर, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। अब देखिए जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आपका पूरा का पूरा सर्कुलर लूप रहे। एट द सेंटर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोल रहा है कि अगर आपका पूरा सर्कुलर लूप है, सर्कुलर कॉइल है, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इतना होगा, सही है। पर कभी कभी क्या होता है कि सेमी सर्कल दिया इस टाइप का और बोल रहा है कि भाई सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। यहां से करंट गया आपका, ठीक है, यहां से करंट जा रहा है, तो इस सेमी सर्कुलर कॉइल के कारण सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, एक क्वाड सर्कल दिया है, ठीक है, क्वाड्रेंट, ठीक है। तो अगर आपका क्वार्टर सर्कल है, 1/4 ऑफ द टोटल सर्कल है, तो व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। ठीक है, सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो उस समय तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि ये पूरा सर्कुलर कॉइल का है। देखिए इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और थीटा I अपॉन A। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला, थीटा I अपॉन A। थीटा मतलब क्या है, देखिए अगर कंप्लीट सर्कुलर कॉइल है, कंप्लीट सर्कुलर लूप है,
तो थीटा क्या होगा, पूरा कंप्लीट सर्कल मतलब क्या, एंगल क्या होगा 360 डिग्री 2 पाई। ठीक है, तो इस 2 पाई को हम लोग ने क्या लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा हो, कि अगर कंप्लीट सर्कल है तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, पूरा 360 डिग्री 2 पाई बनेगा, तो उसको हम थीटा लिख दिए। अगर यहाँ पे सेमी सर्कल है तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई आएगा, नॉट द 2 पाई। अगर यहाँ पे सेमी सर्कल है तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, पाई आई अपॉन ए, पाई आई अपॉन ए। अगर यहाँ पर क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, मतलब ये 2 पाई अपॉन 4, मतलब 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, पाई बाई 2। यहाँ पर क्या आएगा, पाई बाई 2 आई अपॉन ए, पाई बाई 2 आई अपॉन ए। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लो। अगर कंप्लीट सर्कल है तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 2 पाई। अगर सेमी सर्कल है तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, पाई। अगर क्वाड्रेंट है तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, पाई बाई 2। तो ये आपको याद रखना। समझ में आ रहा है, बताइए सभी कोई। समझ में आ रहा है प्रतीक, सम्यक, यस सर, समझ में आ रहा है। सम्यक सहारे, समझ में आ रहा है। यस सर। सृजल, आकांक्षा, यस सर। यस सर। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या, कि अभी आपने देखा जिस तरह से कि दो सर्कुलर लूप है, I1 और I2 जा रहा है, तो आपने ऐड किया अगर सेम डायरेक्शन में है तो, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपने माइनस किया। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जब आपका डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, 2 या 3 डिफरेंट सर्कुलर कॉइल का, तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो सेम होगा। और आपको पता है जब भी वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो ऐड कर सकते हैं आप, ऐड कर सकते हैं। ये 2i है, ये 3i है, ये 4i है, यहाँ क्या होगा, ऐड होगा। 3 + 2 क्या होगा, 5, और ये क्या होगा, 9i टोटल रिजल्टेंट का। तो जब भी डायरेक्शन ऐड है तो सिंपली क्या होता है, आपका वेक्टर में भी एडिशन होता है, सिंपल एडिशन। ठीक है, व्हेन द डायरेक्शन इज सेम। तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन बताना है सर्कुलर लूप में कि डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन आपका क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको